हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रीड मंत्र क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए, मैंने आपको चैप्टर करा दिया है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आई होप आपने कवर कर लिया उसको जाके। आपको होमवर्क मिला था, बताइए क्या मिला था? आधे बच्चों को तो यही नहीं पता कि होमवर्क क्या दिया था मैम ने। होमवर्क था आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पूरा रिवाइज करना था, सारे डायग्राम्स आपको देखने थे, प्रॉपर आपको नोट्स लिखाए गए थे, वो आपको रिवाइज करने थे। ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं किया है बेटा वो आप कर लेना जाके, क्योंकि हम नेक्स्ट चैप्टर पे आ चुके हैं, प्लांट क्लासिफिकेशन। तो आज आप इस चैप्टर को कवर करने से पहले आप मेरे सेकेंड चैप्टर वाले लेक्चर्स को गो थ्रू कीजिए, ठीक है? अदरवाइज बच्चों आपको इसमें कंफ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग RHV टेकर के 1969 में जो उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, उसमें हम लोग मोनेरा कर चुके हैं, उसमें प्रोटिस्टा कर चुके हैं, उसमें फंजाई कर चुके हैं। अब हम आए प्लांटी किंगडम पे, जिसमें हम प्लांट्स की क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? उसके बाद हम लोग एनिमेलिया देखेंगे, जो हमारा 4th चैप्टर है, एनिमल किंगडम। ठीक है, तो अभी हम लोगों को क्या करना है बेटा? प्लांट किंगडम पढ़ना है अच्छे से, ठीक है? तो सब फोकस करके पढ़िएगा बच्चों। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, नीट में काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। इस साल अभी एक क्वेश्चन आया था टेरिडोफाइट्स के ऊपर, ठीक है? तो इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस आता है बच्चों थोड़े से कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन स्टिल आपके कॉन्सेप्ट सही है ना, तो आप टफ से टफ क्वेश्चंस कर सकते हो, आप एम्स के क्वेश्चन लगा सकते हो, ठीक है? क्योंकि चीज़ें तो वही हैं जो NCERT में है। तो बेसिकली आपको क्या चाहिए? आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है? चलिए, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। सब लोग यहाँ पे देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है बेटा विटेकर 1969। आई थिंक इस लाइन को हम अपने प्रीवियस चैप्टर में इतनी बार पढ़ चुके हैं बच्चों, आई डोंट थिंक अब आपको बताने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया था कि RH विटेकर ने हमें जो किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था वो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, जो कब दिया था बेटा? जो दिया था आपको 1969 में, ठीक है? चलिए, इन दिस चैप्टर वी विल डील विद द प्लांट किंगडम। ऑब्वियसली यहाँ पे ऊपर प्लांट किंगडम लिखा हुआ है, प्लांटी है, मतलब प्लांट किंगडम को क्या बोलते हैं? प्लांटी। और एनिमल किंगडम को बोलेंगे एनिमेलिया, ठीक है? तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? इस चैप्टर में हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? चलिए, क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म्स, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब क्या हुआ बच्चों, जब क्लासिफाई कर रहे थे प्लांट्स को तो उसके अंदर भी बहुत सब क्लासिफिकेशंस थे। एज फॉर एग्जांपल आपका आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया, जो किसने दिया बेटा? जो आपके कैरोलस लिनेनियस ने दिया था। कौन थे कैरोलस लिनेनियस? लाओ जल्दी से बोलो बेटा, मैंने आपको DOB भी याद कराई है, ठीक है? और आपको ये भी बताया था कि किस चीज़ के फादर है, ठीक है? चलो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज करती हूँ आपको, बोल दो कि मैम खुद ही कंफ्यूज करते हो और खुद ही पढ़ाते हो, बट ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है बच्चों, क्योंकि अदरवाइज आप एग्जाम में जाके कंफ्यूज होंगे, तो बेटर है आप यहीं कंफ्यूज हो जाओ, यहीं प्रॉब्लम्स को अपनी सॉल्व करो, ठीक है? सबसे पहले मैंने आपको बताया था हु इज़ द फादर ऑफ एंशिएंट प्लांट टेक्सोनॉमी। बताओ जल्दी से, ऑप्शन देती हूँ, सर एरिस्टोटल, थियोपैरिस्टस, या फिर कैरोलस लिनेनियस, या फिर कोपलैंड। बताओ। बहुत बच्चों ने कैरोलस लिनेनियस बोला है, बहुत बच्चों ने थियोपैरिस्टस बोला है। बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर क्वेश्चन आता है फादर ऑफ एंशिएंट प्लांट टेक्सोनॉमी तो आप लोग बोलेंगे थियोपैरिस्टस, जो फादर ऑफ बॉटनी भी है। लेकिन अगर क्वेश्चन है फादर ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी तो आप बोलेंगे कैरोलस लिनेनियस, ठीक है? जिनका जन्म हुआ था 1707 1707 to 1778, ठीक है? चलिए बच्चों, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो था वो किसने दिया था? हमारा कैरोलस लिनेनियस ने दिया था। हम आगे देखेंगे इसकी क्या क्या फीचर्स थे, क्या क्या मेजर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक आई, ठीक है? फिर हमारा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे कि डाल्टन, बेंथम, हुकर का क्या रोल था, ठीक है? उन्होंने कौन सी बुक दी, जनरा प्लांटरम का क्या रोल था यहाँ पे, किसका पब्लिकेशन थी, किसकी बुक थी, तो ये सब चीज़ें हम लोग इन क्लासिफिकेशन के अंदर देखेंगे बच्चों, ठीक है? तो ये जो स्लाइड है बच्चों ये कवर हो गई आपकी, ठीक है? चलिए, तो नेक्स्ट आते हैं, सबसे पहले आता है बेटा आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन।
यहाँ पे ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है जो काफ़ी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है बेटा क्योंकि मेजरली क्वेश्चंस इस पे आ जाते हैं। एल्गी के ऊपर ये सब तो आप पढ़ लोगे, लेकिन क्या होता है ये आपका चैप्टर के प्रीवियस में दिया हुआ है, और बच्चे क्या होता है स्टार्टिंग से पढ़ते ही नहीं है, एल्गी से सीधा शुरू करता है। अब एल्गी के ऊपर तो क्वेश्चन आएंगे तो आप कर ही दोगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट जो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है वो भी आपको पढ़ना है बच्चों, ठीक है। चलिए सबसे पहले आया बच्चों आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। किसने दिया ये बताओ? प्रपोज्ड बाय लिनेनियस, ठीक है। बच्चों कहाँ के रहने वाले थे ये? कहाँ पे हुआ था इनका जन्म बताओ? रशिया में हुआ था इनका जन्म, ठीक है। रशॉल्ट जर्मनी में हुआ था, सॉरी, इनका जन्म, ठीक है। तो जर्मनी के रहने वाले थे बच्चा। रशॉल्ट एक जगह है वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। बेसिकली क्या है बच्चों? बेसिकली क्या है? बॉटनिस्ट है, ठीक है। प्लांट्स की स्टडी में इनका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। और आपको पता है कैरोलस लिनेनियस मेजरली किस लिए जाने जाते हैं बताइए? मेजरली जाने जाता है वो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के लिए। तो ये इम्पॉर्टेंट है बेटा, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के लिए वो इम्पॉर्टेंट जाने जाते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर्स, अब बच्चों बात आती है कि जो क्लासिफिकेशन था वो एक्चुअली किस पे बेस्ड था बताइए? ये था आपके फ्लोरल कैरेक्टर्स पे बेस्ड। अब फ्लोरल कैरेक्टर्स क्या होता है बच्चे बताओ? देखो जब भी आपसे कोई पूछे कि बताओ इसका फ्लोरल कैरेक्टर क्या है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप एक फ्लावर ले रहे हो, वहाँ पे आप कैलिक्स को देख रहे हो, वहाँ पे आप कोरोला को देख रहे हो, ठीक है, पेटल्स को देख रहे हो। तो आपसे वो एग्जामिनर जो है वो पूछेगा कि इसमें पेटल कितना है, इसमें एस्टिवेशन क्या है, ठीक है, इसमें आपकी स्टेमन की लेंथ कितनी है। तो ये सब क्या आता है बेटा? ये सब फ्लोरल कैरेक्टर्स में कंसिडर होता है। बेसिकली फ्लोरल कैरेक्टर्स क्या होता है? फ्लावर के कैरेक्टर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है बेटा, ही सेट दिस क्लासिफिकेशन इन हिज बुक स्पीसीज प्लांटेरम। इनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक थी बेटा स्पीसीज प्लांटेरम, ठीक है। स्पीसीज प्लांटेरम के अंदर इन्होंने क्या दिया था बताओ मुझे? कोई बच्चा बता सकता है? वैसे तो इनकी काफ़ी सारी बुक आई बेटा, हम लोग क्लास पढ़ चुके हैं। हॉर्टस अपलैंडियस, फिलोसफिया बॉटनिका, स्पीसीज प्लांटेरम, सिस्टमा नेचुरे, जेनरा प्लांटेरम, इतनी सारी बुक पढ़ चुके हैं हम। तो स्पीसीज प्लांटेरम के अंदर इन्होंने क्या दिया? देखो नाम से ही पता चल रहा है स्पीसीज प्लांटेरम, मतलब कि इन्होंने प्लांट का क्लासिफिकेशन दिया, प्रॉपर क्लासिफिकेशन दिया स्पीसीज प्लांटेरम में, और आउटलाइन क्लासिफिकेशन दिया एनिमल का, ठीक है। हालांकि इसमें जितने प्लांट डिस्कस हुए वो 4900 या 5000 में माने जाते हैं, या तो 5000 से 6000 की रेंज में माने जाते हैं, लेकिन ये क्या है बेटा? ये अभी भी कॉन्ट्रोवर्शियल है, ठीक है। चलिए 1753 डिस्क्राइबिंग ऑल स्पीसीज नोन एट हिम। बच्चों ये बुक कब आई थी आपकी? 1753। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है, इसको अभी नोट डाउन कर लीजिए। सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नीट में, एम्स में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके, तो इंपॉर्टेंट है कि आप इन डेट्स को याद रखें, ठीक है। हालांकि बहुत बच्चे डेट्स को देखते ही छोड़ देते हैं, बोलते हैं ये हिस्ट्री तो है नहीं कि हम डेट्स याद रखें। बट बेटा जो मैं आपको डेट्स बताती हूँ वो बहुत ही प्रिसाइज डेट्स होती हैं, बहुत ही मेजर डेट्स होती हैं, तो इम्पॉर्टेंट है कि आप उन डेट्स को लर्न करें, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको इनकी भी DOP बताई थी, यहाँ लिख देती हूँ मैं, 1707 to 1778, ठीक है, तो याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है बेटा फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी। आपको पता है मैंने आपको एक स्टेटमेंट बोला था, ही इज द फादर ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी, ही इज द फादर ऑफ एनिमल टेक्सोनॉमी। सो हम इसको क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि ये फादर ऑफ टेक्सोनॉमी है। और अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछे फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी कौन है, तो वो भी कौन है आपके? कैरोलस लिनेनियस है। और फादर ऑफ एंशिएंट प्लांट टेक्सोनॉमी कौन है? थियोपैरिस्टस। बहुत बच्चे बोलेंगे कि मैम क्वेश्चंस रिपीट करती रहती है, ठीक है, बट मैं क्यों करती हूँ बेटा? ताकि आपको लर्न हो जाए, ठीक है। ये चीज़ें ना कभी कभी हर चीज़ बुक कॉपी में नहीं लिखी जाती, कुछ चीज़ें लर्न करने वाली होती है, तो आप अभी के अभी मेरे साथ लर्न कर लिया करो बेटा, ठीक है। चलिए मेथड ऑफ क्लासिफाइंग प्लांट बेस्ड ऑन अ लिमिटेड नंबर ऑफ देयर वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स।
अब देखिए यहाँ पे दो कैरेक्टर्स को कंसिडर किया गया, वेजिटेटिव भी और सेक्सुअल भी। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो बच्चा वेजिटेटिवली इन्फ्लुएंस्ड हो जाए, ठीक है। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या होता है बेटा, ज़्यादा कंजर्वेटिव कैरेक्टर्स नहीं होते, वो हमारे एनवायरनमेंट से डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, ठीक है। तो कैरोलस लिनियस का जो क्लासिफिकेशन था, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इसकी ये एक बहुत बड़ी डिमेरिट थी कि वेजिटेटिव सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में इसको बोला जाता है, ठीक है। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को कंसिडर किया जा रहा था, और ये कैरेक्टर्स कैसे थे बेटा, इजीली इन्फ्लुएंस्ड होते थे, किससे, एनवायरनमेंट से। हालांकि आपको पता है यहाँ पे 50% 50% कैरेक्टर्स सेक्सुअल लिए गए और 50% कैरेक्टर्स वेजिटेटिव लिए गए, तो कुछ तो कंजर्वेशन यहाँ पे था, लेकिन मेजरली हमने देखा जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं वो इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं, तो वो चेंज हो रहे हैं लगातार। तो हम वो एक क्या है बेटा, एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट नहीं है, एक ढांचा, जिसे कहते हैं ना एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, हमारे क्लासिफिकेशन का ये स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है। तो इन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को हम वहाँ पे एज अ स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क कंसिडर नहीं कर सकते थे। एंड व्हाई, व्हाट द रीजन बिहाइंड दिस, बिकॉज एज वी नो दैट वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर इजीली इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरनमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है, अगेन द लाइन इज इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ठीक है। तो ये सिस्टम कैसा था बेटा, इसकी बहुत सारी डीमेरिट्स निकल के आई, और ये कैसा सिस्टम रहा, सक्सेसफुल रहा या अनसक्सेसफुल रहा। ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा बच्चा। जैसे इन्होंने 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था प्लांटे और एनिमिलिया में, लेकिन हमने वहाँ पे भी क्या देखा, हमने वहाँ भी देखा कि काफ़ी सारे सिस्टम कैसा था, वहाँ पे इनएडिक्वेट था, ना वो यूनिसेलुलर को बता पाए, ना वो मल्टी सेलुलर को बता पाए। तो उससे क्या हो रहा था, बहुत सारे कैरेक्टर्स जो थे बेटा मिसमैच हो रहे थे। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हुआ, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और आपके सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बीच में जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स थे वो कंजर्वेटिव नहीं थे, और दैट्स वाई ये इसका डिमेरिट बना। चलिए तो ये सब नोट डाउन कर लिया बच्चा। और अगर आपसे क्वेश्चन आया कि बताइए कैरोलस लिनियस मेजरली अपने किस काम के लिए सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहे, आपका पहला ऑप्शन है उन्होंने 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, सेकेंडली उन्होंने अपनी आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को दिया, थर्ड उन्होंने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को कंसिडर किया, एंड द फोर्थ वन उन्होंने बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर को दिया। बताइए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखते हैं बच्चों आप लोग बता पाओगे नहीं, बताओ कितने बच्चे बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर बोल रहे हैं। वेरी गुड बेटा, एक्चुअली आंसर क्या है, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर ही प्रॉपर आंसर है। तो आप इस चीज़ को याद रखोगे, काफ़ी टाइम ये क्वेश्चन 8 में आया हुआ है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन बनता है बच्चों, क्योंकि सबसे ज़्यादा वो सक्सेसफुल रहे अपने बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था फिलॉसफी या बॉटनी का उनकी एक बुक थी जिसमें उन्होंने क्या दिया था, उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर को दिया था, ठीक है। तो ये सब याद हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब जाके बेटा रिवाइज कर लेना इसको, आपके माइंड में देखो अभी ये फ्रेश है, तो आप रिवाइज करोगे तो फिक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपको क्या करना है बेटा, रिपीटेटिव लर्निंग करनी है इसमें, आपको थोड़ा रेस्ट देना है, फिर रिवाइज करना है, फिर रेस्ट देना है, फिर रिवाइज करना है, सो दैट ये सब चीज़ें आपके माइंड में क्या हो जाएगी बेटा, परमानेंट हो जाएंगी, ठीक है। चलिए इसको रोब लर्निंग भी कहते हैं, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लिया सबने। चलिए तो नेक्स्ट आते हैं बेटा, ये है हमारा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। चलिए तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था बेटा, हमने क्या कवर किया है अभी, हमने जस्ट रिसेंटली अभी आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को कवर किया है। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा, उसमें हमने सारे लिनियस की बातें पढ़ी, उन्होंने कौन से कैरेक्टर्स को देखा था वो पढ़ा, कौन से कैरेक्टर्स इजीली इन्फ्लुएंस हो रहे थे, क्या डीमेरिट्स बनी क्या मेरिट्स बनी ये देखा। अब आते हैं बच्चे नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बच्चों, सो यू हैव टू बी फोकस हियर। चलो बच्चों अब हमारा क्या हुआ है, क्लासिफिकेशन कवर हुए हैं, ठीक है। अब सीधा किस पे आना है, अब हमें एल्गी पे आना है, ठीक है, लिख लो एल्गी पे, ठीक है। चलो अब हम क्या करना है बेटा,
क्लासिफिकेशन कवर करने के बाद सबसे पहले वर्ड जो लिखा हुआ होगा होगा एल्गी। आपको पता है स्टडी ऑफ एल्गी, एल्गी क्या होती है वैसे? कवक, हिंदी में कहते हैं ना कवक, ठीक है। हालांकि मेरे को भी इतने हिंदी प्रोनाउंसिएशंस नहीं आते हैं, बट प्रॉपरली बेटा एल्गी जो होती है, अगर आप जैसे काई होती है ना, काई बहुत ज़्यादा रीजनल लेवल पे भी हम इसको काई बोल देते हैं। जैसे नालियाँ हैं या ड्रेनेज सिस्टम है जो प्रॉपरली साइड में ग्रीन कलर की काई लगी हुई होती है, वो क्या होती है बेटा? वो एल्गी होती है, ठीक है। उसको कवक भी कहते हैं। चलिए, एंड स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज फाइकोलॉजी। क्या कहते हैं बच्चे? फाइकोलॉजी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, इसको लिख लीजिएगा। क्वेश्चन आ चुका है नीट के अंदर। व्हाट इज स्टडी ऑफ फाइकोलॉजी, सॉरी स्टडी ऑफ एल्गी किसको कहते हैं और स्टडी ऑफ फंगस किसको कहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये यहीं पे कवर करवा दूंगी। स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज फाइकोलॉजी। चलिए, नेक्स्ट आता है बेटा, एक बहुत ही खास बात है कि सबसे पहले एल्गी टर्म का यूज करने वाले साइंटिस्ट थे लिनेनियस, ठीक है। बट क्वेश्चन ये आता है कि जो लिनेनियस ने एल्गी टर्म को यूज किया वो एक्चुअल एल्गी के लिए नहीं किया, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम लिनेनियस करते तो है सब काम लेकिन गलत ही कर देते हैं, लेकिन बच्चे ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने बाइनॉमिनल नॉमेनक्लेचर दिया और उन्होंने इतनी महान काम ये जो दिया है हमें, उनको हम कभी भुला ही नहीं सकते, ठीक है। चलिए, तो लिनेनियस ने एल्गी टर्म का यूज किया, बट एक्चुअली किसके लिए किया बेटा? ब्रायोफाइट्स के लिए। फिर आए आपके एल डिजोसियो, उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक्चुअल एल्गी टर्म को यूज किया बट फॉर एल्गी, नॉट फॉर ब्रायोफाइट्स। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन हियर। आपको ये नोटिस करना पड़ेगा कि ब्रायोफाइट्स के लिए लिनेनियस ने एल्गी बोला था और एक्चुअल में एल्गी वर्ड का टर्म प्रॉपर कहाँ किसने सही किया, ठीक है। चलिए, फादर ऑफ फाइकोलॉजी बेटा मॉरिस है, लिख लो इसको, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अब रेलिवेंट जो है वो है फादर ऑफ मॉडर्न फाइकोलॉजी। क्या नाम है बेटा? फ्रिज, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी। देखो, आप कभी भी फादर्स याद करते हो ना तो आपको इंडियन फादर्स भी याद करने होते हैं, क्योंकि अब एक ट्रेंड बन चुका है कि मोस्टली एग्जामिनर क्या पूछता है? इंडियन फादर्स के बारे में पूछ लेता। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी क्या है, फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी क्या है, तो आपको याद करना पड़ेगा फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी कौन है बेटा? एम.ओ.पी. अंगर, ठीक है। चलिए, फेमस फाइकोलॉजिस्ट है कुछ इंडिया के, जिनमें सबसे पहले नाम आता है आर.एन. सिंह का, राम नगीना सिंह। इन्होंने क्या किया था बेटा? नाइट्रोजन फिक्सेशन को बताया था। यहाँ पे लिखा हुआ है नाइट्रोजन फिक्सेशन विद द हेल्प ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। एंड व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी? बताओ। साइनोबैक्टीरिया। लेकिन ये एल्गी नहीं है, क्या है बेटा? ये आपका बैक्टीरिया है, ठीक है। चलिए, तो नोट डाउन कर लीजिए बच्चों इसको। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, एल्गी क्या होती है? लोअर प्लांट्स होती है बेटा। लोअर प्लांट्स हायर प्लांट्स में क्या डिफरेंस है? लोअर प्लांट्स और हायर प्लांट्स में ये डिफरेंस है बच्चों कि जो लोअर प्लांट्स होते हैं वहां पे आपको जो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है वो ज्यादा डिफरेंशिएटेड नहीं है एज कंपेयर टू हायर प्लांट। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो थैलेस लाइक स्ट्रक्चर है। मैंने आपको पहले भी इस वर्ड का मीनिंग समझाया था कि थैलेस क्या होता है, तो आपको ये समझना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। ये कैसे प्लांट्स हैं? ये लोअर प्लांट्स हैं, ठीक है। चलिए, क्लोरोफिल बियरिंग है, क्लोरोफिल होता है इनके पास। सिंपल है, थैलॉइड, थैलॉइड मतलब थैलेस लाइक स्ट्रक्चर है। थैलॉइड वर्ड जहाँ पे आ जाए वहां पे आपको ये समझना है कि इट इज अ थैलेस लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे आपको कोई डिफरेंशिएशन नहीं मिलता, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक है, अपना खाना खुद से बनाएंगे। मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, फ्रेश वाटर मरीन दोनों हो सकते हैं। वैरायटी ऑफ अदर हैबिटाट्स, बहुत सारे हैबिटाट्स में मिलते हैं बेटा। ये आपका स्टोन में मिलते हैं, स्नो एज में मिलते हैं, आपका डिजर्ट्स में भी मिल जाती है, एक्वेटिक लाइफ में ज्यादा मिलती है, ठीक है। चलिए, Some of them also occur in the form of the lichens और एनिमल्स। आपको पता है लाइकेंस के फॉर्म में, लाइकेंस में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है एल्गल कंपोनेंट, एक होता है फंगल कंपोनेंट, ठीक है। एल्गल कंपोनेंट को क्या कहते हैं? फाइकोबिएंट। फंगल कंपोनेंट को क्या कहते हैं बच्चे? माइकोबिएंट। और दोनों को मिला के क्या बनता है? लाइकेन। एनिमल्स के ऊपर पाया जाता है, जैसे स्लॉथ बियर के ऊपर पाई जाती है एल्गी, ठीक है। चलिए, रेंजेस माइक्रोस्कोपिक हो सकते हैं, यूनिसेलुलर से लेके मैक्रोस्कोपिक और मल्टीसेलुलर तक हो सकते हैं। क्लेमाइडोमोनासिस का एग्जांपल है। कॉलोनीज में कौन रहते हैं बेटा? वॉल्विक्स रहते हैं। फिलामेंटियस फॉर्म में भी पाए जाते हैं, एग्जांपल उलोथ्रिक्स और स्पायरोगारा। ये वाला क्वेश्चन नीट में आया बेटा, ये वाला और कॉलोनियल वाला, ये दोनों यहीं पे याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मार्क डाउन कर रही हूँ मैं।
एंड दिस वन। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा कैल्प्स फ्रॉम द मासिव बॉडी। कैल्प्स क्या होता है बच्चे? फेओफाइसी का मेंबर है। अब आप आगे क्या करोगे? एल्गी का क्लासिफिकेशन पढ़ोगे, क्लोरोफाइसिए, फेओफाइसिए, रोडोफाइसिए। फेओफाइसिए में क्या आती है बेटा? हमारी ब्राउन एल्गी आती है। ठीक है, अब ब्राउन एल्गी का एक मेंबर है जिसे कहते हैं कैल्प्स। पता है इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं समुद्री दैत्य। ये इतनी ज्यादा मासिव फॉर्म में होती है, सॉरी, इतनी ज्यादा मासिव फॉर्म में होती है बच्चे। क्या होता है? ये बहुत ही ज्यादा ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा सा आदमी चल के आ रहा है। ठीक है, तो लगता है कि इसीलिए इसको बोलते हैं समुद्री दैत्य। ठीक है, क्या नाम है इसका? समुद्री दैत्य। और बहुत दूर से ऐसा लगता है कि कोई आदमी, बड़ा सा आदमी चलते हुए आ रहा है पानी पे रेंगते हुए। तो क्योंकि ये बहुत ज्यादा लार्ज डायमीटर में होती है इसीलिए इसका नाम पड़ा समुद्री दैत्य। इंग्लिश में कह सकते हैं कैल्प्स। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए बच्चों इसको। फिर मैं आपका टेस्ट लूंगी, टेस्ट में आपको प्रॉपर्ली ये सभी पूछा जाएगा। तो नोट्स बनाते हुए चलो, साइड बाय साइड इंपॉर्टेंट जो लिखा रही हूँ उसको मार्क डाउन करते हुए चलो बेटा। यही चीजें जो नीट में आती है, यही चीजें जो कॉम्पिटिटिव लेवल में आती है। ठीक है, आपको बुक्स इतनी ज्यादा मिल जाएगी मार्केट्स में, लेकिन उस चीज का कोई फायदा नहीं है बच्चों जब तक आपकी एनसीईआरटी ही कवर नहीं होगी। चलो, रिप्रोडक्शन बेटा, एल्गी के अंदर रिप्रोडक्शन हमें फ्रेगमेंटेशन तरीके से देखने को मिलता है। फ्रेगमेंटेशन यहाँ पे बहुत कॉमन मेथड है। एसेक्सुअल यहाँ पे स्पोर्स बनाए जाते हैं, आगे देखेंगे जू स्पोर्स बनते हैं, प्लानोस्पोर्स बनते हैं। ठीक है, चलिए, सेक्सुअल स्पेस, आइसोगेमी एंड आइसोगेमी, ओगेमी, ये तीनों वर्ड्स हम सेकंड चैप्टर में बिल्कुल प्रॉपर्ली क्लियर कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है बेटा यूजेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूजेस क्या है? देखो, जब भी आप कोई चीज पढ़ रहे हो, जब तक आपको उसके यूजेस नहीं पता चलेंगे कि इसका यूज क्या है हमारी लाइफ में, एक्चुअल में यूज क्या होती है, तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है। हम चीजें पढ़ रहे हैं ताकि इन फ्यूचर वो चीजें हमारे काम आए। ठीक है, और कहीं ना कहीं वो चीजें वो काम आती हैं बच्चों। ठीक है, आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि जितना पढ़ो उतना कम है, बोलते होंगे, है ना? क्यों बोलते हैं वो लोग इसलिए बोलते हैं बच्चों क्योंकि आपकी जो नॉलेज है, नॉलेज एक ऐसी चीज है जिसे आप एनहांस कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए आपको कोई स्पेस की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको कोई इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है? पढ़ना है, फोकस्ड होके पढ़ना है। ठीक है, आपको क्या करना है बेटा? ये नॉलेज ही आपके साथ एंड तक रहेगी। कोई चीजें एंड तक नहीं रहती, आपकी नॉलेज ही आपको डिफाइन करेंगी कि आप हो कौन। ठीक है बच्चों, तो यूजर्स हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा। सबसे पहले आता है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। 50% ऑफ CO2 फिक्सेशन जो होता है बेटा वो एल्गी करती है। एल्गी फॉरेस्ट के साथ मिलकर के CO2 का फिक्सेशन कराती है, O2 का फिक्सेशन कराती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इकोलॉजिक पर्पज से भी। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट होती है बेटा इंक्रीज लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, पढ़ चुके हैं। प्राइमरी प्रोड्यूस्ड ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड, एक्चुअली क्या होता है बेटा? बहुत सारी एल्गी है जैसे स्पाइरुलिना है और बहुत सारी एल्गी और दूसरी भी है। ये क्या होती है? बहुत ज्यादा प्रोटीनेशियस होते हैं। तो जो स्पेस ट्रैवलर्स होते हैं इनको लेके जाते हैं, स्पेस में लेके जाते हैं क्योंकि ये काफी लाइट वेटेड होता है। ठीक है, लेस कैलोरीज वाली होती है, लेकिन क्या होती है बेटा? बहुत ज्यादा प्रोटीनेशियस होता है। तो ऐसी चीजें प्रेफर करनी चाहिए जो काफी प्रोटीनेशियस हो। नेक्स्ट होता है बेटा यूज एज फूड की तरह यूज कर सकते हैं। प्रोफाइरा, लेमिनेरिया, सार्गसम, 70 स्पीशीज लगभग पाई जाती है एल्गी के अंदर जो खाई जा सकती है, एडिबल है। नेक्स्ट होता है बेटा कुछ हाइड्रोकोलॉइड्स प्रोड्यूस करती हैं। हाइड्रोकोलॉइड्स क्या होती हैं? कोई बता सकता है? आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कोलॉइड्स क्या होते हैं, हाइड्रोकोलॉइड्स क्या होते हैं? चलिए मैं बताती हूँ। हाइड्रोकोलॉइड्स होते हैं बेटा वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस। एज फॉर एग्जांपल, अगर ब्राउन एल्गी कोई वाटर होल्डिंग सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे एल्गीन, और रेड एल्गी कोई प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं कैरागीन। तो इंपॉर्टेंट है बेटा एल्गीन एंड कैरागीन। याद रखना, एल्गीन कौन करता है बेटा? एल्गीन करता है हमारा ब्राउन एल्गी। ठीक है, और कैरागीन कौन करता है बेटा? रेड एल्गी। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगार अगार, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। अगार अगार पे बेटा इतने क्वेश्चंस पूछे गए हैं,
नॉट इवन इन नीट एंड एम्स, एसएससी में भी आप देख लो जितने भी बायोलॉजी में क्वेश्चंस आते हैं काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगार अगार क्या है बेटा, अगार अगार एक कॉलॉइड होता है जो किससे बनता है, गैलीडियम और ग्रासिलेरिया एल्गी से बनता है, रेड एल्गी है। और ये कैसे यूज होता है, एज ए न्यूट्रिटिव कल्चर यूज होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज होता है बेटा। और बहुत ज्यादा जितने भी टेक्निक्स है पीसीआर वगैरह काफी ज्यादा अगार अगार का यूज होता है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लोरेला स्पाइरुलिना ये यूनिसेलुलर और कैसी होती है बेटा, प्रोटीनेशियस होती है। तो अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे कि बताओ अगर आपको स्पेस ट्रैवलर जाना है, मतलब आपको स्पेस में जाना है, तो आप कौन सी एल्गी प्रेफर करोगे बताओ, तो आप बोलोगे मैम स्पाइरुलिना। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रोटीनेशियस रिच होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है बेटा टाइप्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एल्गी। हालांकि और भी ज्यादा क्लासिफिकेशन है, लेकिन जो रेलिवेंट है वो जो एनसीईआरटी में दिया है वो काफी है। तो इतना है बेटा, क्लोरोफाइसी, फेओफाइसी एंड रोडोफाइसी है। नेक्स्ट आता है बेटा क्लोरोफाइसी। क्या है बच्चों, कौन सी एल्गी आती है क्लोरोफाइसी में? क्लोरोफाइसी में हमारी ग्रीन एल्गी आती है बेटा, यूनिसेलुलर हो सकती है, मतलब एक सेल वाली, कॉलोनियल कॉलोनीज में रहने वाली, फिलामेंटियस मतलब जहाँ पे फिलामेंट्स प्रेजेंट हो। क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होती है। ये सारे कैरेक्टर्स आपको लर्न करने पड़ेंगे बेटा, एक एक चीज आप समझ चुके हो। ठीक है, वेरिएबल क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट बहुत सारी शेप्स के होते हैं, रेटिकुलेट हो सकते हैं, कप शेप्ड हो सकते हैं, स्पाइरल हो सकते हैं, रिबन शेप्ड हो सकते हैं, किसी बहुत तरीके के हो सकते हैं। पैरानोइड्स प्रेजेंट होता है। पैरानोइड्स क्या होता है बेटा, पैरानोइड्स यहाँ पे स्टोरिंग सब्सटेंसेस है। सपोज दैट ये आपका प्रोटीन ग्रेनुल है और इसके बाहर आपकी स्टार्च शीट है। तो प्रोटीन ग्रेनुल्स और बाहर कौन सी शीट है, स्टार्च शीट है। तो इसीलिए कैसे होते हैं बेटा, स्टोरिंग सब्सटेंसेस होते हैं। नेक्स्ट आता है सेल वॉल, अंदर की बनी होती है सेलुलोज और बाहर की बनी होती है पैक्टोज। और पैक्टोज कैसा होता है बेटा, पैक्टिन जो होता है कैसा होता है, वाटर डिसॉल्युबल होता है, कैसा होता है, बहुत अच्छी वाटर डिसॉल्युबल होता है। इसीलिए ग्रीन एल्गी को पकड़ोगे तो कैसी होती है, बड़ी स्लिपरी सी होती है। ठीक है, चलिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अगेन फ्रेगमेंटेशन से होगा। एसेक्सुअल बेटा जूस्पोर्स, जूस स्पोरेंजियम में प्रोड्यूस होते हैं। मैंने आपको बताया था जूस स्पोरेंजिया, स्पोरेंजियम क्या होती है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो क्या बनाती है, जो स्पोर्स बनाती है। वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्सुअल बेटा आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ओगेमस, तीनों मोड मिलेंगे यहाँ पे। एग्जाम्पल इसके बड़े इंपॉर्टेंट है, लिख लो अभी, वॉल्विक्स, उलोथ्रिक्स, स्पाइरोगेरा, एंकारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है बेटा फेओफाइसी। फेओफाइसी में क्या है बच्चों, ब्राउन एल्गी है। जितनी भी ब्राउन एल्गी है वो किस में आती है, आपकी फेओफाइसी में आती है। और ग्रीन एल्गी किस में आ रही थी, क्लोरोफाइसी में। ये कैसी होती है बेटा, ये मरीन होती है। और क्लोरोफाइसी कैसी थी, जनरली मरीन भी थी, फ्रेश वाटर भी थी, बट जनरली फ्रेश थी। ठीक है, ग्रेट वेरिएशन यहाँ पे भी देखने को मिलता है साइज में। क्लोरोफिल ए और सी मिलती है, वहां पे कौन सी मिल रही थी बताओ बेटा, कंपेयर करके पढ़ा करो। ठीक है, कंपैरिजन बहुत जरूरी है। अगर आप कंपेयर करके नहीं पढ़ोगे तो आप भूल जाओगे, आपको याद नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप अगर जो आप पीछे पढ़ लेते हो उसमें आप रिमाइंड करो कि उसके अंदर आपको क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी मिला, और यहाँ पे आपको क्या मिला, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी। इंपॉर्टेंट है बेटा। यहाँ पे आपको कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल और फ्यूकोज़ैंथिन, ये क्या होते हैं बेटा, पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, चलिए फूड बेटा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की तरह स्टोर होता है और अल्कोहल की तरह भी स्टोर होता है। ठीक है, एज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो होगा, जैसे लेमिनेरियन है, लेमिनेरियन यहाँ पे पाया जाएगा। और आपको पता है लेमिनेरियन क्या है बेटा, कार्बोहाइड्रेट है। और मैनिनटॉल की तरह भी होता है। मैनिनटॉल क्या होता है बच्चे, मैनिनटॉल होती है हमारी अल्कोहल। तो याद रखना, अल्कोहलिक फॉर्म में भी और कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में भी यहाँ पे खाना स्टोर होता है। यहाँ पे नेकेड प्लास्टिड से बेटा वेजिटेटिव सेल्स के पास एल्गिन की कवरिंग होती है, वहां पे पैक्टिन की कवरिंग थी। प्लांट बॉडी जो होता है बेटा वो सबस्ट्रेटम से अटैच होता है। सबस्ट्रेटम एक होल्ड, मतलब सबस्ट्रेटम जो बेस होता है उसको कहते हैं सबस्ट्रेटम। ठीक है, यहाँ पे उसके बीच में क्या होता है बेटा, स्टाइप होता है। बायफ्लेजिलेट जूस पोर्स मिलते हैं यहाँ पे आपको, वहाँ पे जूस पोर्स इन जूस पोरेंजियम लिखा था, यहाँ पे बायफ्लेजिलेट जूस पोर्स लिखा है। ठीक है बेटा, फ्रेगमेंटेशन अगेन
क्वेश्चन ये आता है कि फ्रेगमेंटेशन इज अ वेरी कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन, ऑप्शन देती हूँ, मोसेस, एल्गी या बोथ ऑफ दी अबव। तो आप आंसर क्या लिखेंगे बेटा? बोथ ऑफ दी अबव, क्योंकि आपने देखा था मोसेस के अंदर भी आपको क्या मिल रहा था? क्या मिल रहा था? फ्रेगमेंटेशन। एल्गी के अंदर भी क्या होता है बेटा? फ्रेगमेंटेशन बहुत ही कॉमन मोड होता है रिप्रोडक्शन का, जो वेजिटेटिवली अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा। यहाँ पे उगैमी आपको शो होती है। नेक्स्ट गैमीट्स जो होता है बेटा पायरिफॉर्म, यानी कि पियर शेप्ड के होता है। पायरिफॉर्म मतलब पियर शेप्ड के। यहाँ पे 2 लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला मिलते हैं गैमीट्स पर, और इसके एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस, डाइकोटिटा, लेमिनेरिया, सार्गेसम और फ्यूकस। फ्यूकस कैसी एल्गी है? हैप्लॉन्टिक या डिप्लॉन्टिक? ये बेटा डिप्लॉन्टिक। सार्गेसम का दूसरा नाम सीवीड और गल्फीड होता है बेटा। लेमिनेरिया को खाया जा सकता है क्योंकि ये कैसी है? एडिबल है। मैंने आपको बताया था 70% स्पीशीज जो एल्गी की होती है वो खाई जा सकती है। चलिए ये कवर हो गया। नेक्स्ट आता है रोडोफाइसी पे। अब रोडोफाइसी क्या होता है बच्चे? बताओ। रोडोफाइसी में बेटा आपकी रेड एल्गी आती है। यहाँ पे रेड पिगमेंट पाया जाता है, जो कौन देता है? आर फाइकोएरिथ्रिन। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पिगमेंट के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, हमेशा क्वेश्चंस लगते हैं। पिगमेंट्स आप भूल जाओ ऐसे पॉसिबल ही नहीं है बेटा। पिगमेंट्स तो बिल्कुल भूल के मत जाना। कौन सी क्लोरोफिल कहाँ मिल रही है ये भी मत भूलना। स्टोरिंग मटेरियल क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये भूल गए ना बच्चे आप, तो फिर तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो आप रिवाइज करो, रिवाइज करो, रिवाइज करो। मैं प्रेफर करूंगी रिपीटेटिव लर्निंग को। क्यों? क्योंकि बायोलॉजी इज ऑल अबाउट लर्निंग, समझने वाली लर्निंग, नॉट रट्टा वाली लर्निंग। ओके, चलो नेक्स्ट आता है बेटा मरीन होते हैं। ये वार्मर एरियाज में ज्यादा मिलता है। वेल लाइटेड, जहाँ पे सूरज की किरणें जाती हैं और जहाँ पे सूरज की किरणें नहीं जाती, दोनों में पाए जा सकते हैं। ठीक है, मल्टी सेलुलर थैलाई है। थैलेस लाइक स्ट्रक्चर आपको पता था। क्लोरोफाइसी में क्या देखा आपने? यूनिसेलुलर देखा। यहाँ पे क्या देख रहे हो? मल्टी सेलुलर। मतलब थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। पहले क्लोरोफाइसी है, फिर फेओफाइसी है, फिर रोडोफाइसी है। कॉम्प्लेक्सिटी लेवल किस में ज्यादा है? रोडोफाइसी में, क्योंकि बच्चे यहाँ पे आपको पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में मिल रहे हैं देखने को। ठीक है, नेक्स्ट आता है फूड स्टोर्स एज फ्लोरिडीन स्टार सिमिलर टू द अमाइलोपैक्टिन इन ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। क्वेश्चन है, लगभग 5 से 6 बार पूछा गया है बेटा। अमाइलोपैक्टिन यहाँ पे और ग्लाइकोजन, ये 2 वर्ड्स हैं। ये मैं आपको ग्लाइकोलाइसिस में पूरा अच्छे से कवर करवाऊंगी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा कि इसका जो स्टोरिंग मटेरियल है वो है फ्लोरिडीन स्टार्च, जो किसके सिमिलर है? अमाइलोपैक्टिन और ग्लाइकोजन के। इंपॉर्टेंट है। फ्रेगमेंटेशन, अगेन फ्रेगमेंटेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा बेटा आपको। नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स एंड सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल गेमीट्स। तो बेसिकली यहाँ पे गेमीट्स भी नॉन मोटाइल है और स्पोर्स भी नॉन मोटाइल है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे बेटा। ऊगैमस यहाँ पे शो होता है। आपको पता है क्लोरोफाइसी के अंदर आइसो भी मिला, एनाइसो भी मिला और ऊगेमी भी मिला। ठीक है, फिर आपकी फेओफाइसी आई जहाँ पे हमने देखा ओगेमस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एंड देन आपकी रेड एल्गी आई, वहां पे भी हमने क्या देखा बेटा? ओगेमस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एग्जांपल है बेटा इसके पॉलीसिफोनिया, प्रोफाइरा, गैलीडियम और ग्रेसिलेरियम। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगी आपसे यहाँ पर, गैलीडियम और ग्रेसिलेरिया के मिलाने से कौन सा कोलॉइड बनता है जो न्यूट्रिटिव पर्पस के लिए भी यूज होता है? बताओ, जल्दी से बताइए, सोचना नहीं है ज्यादा। अभी क्या पढ़ के आए हम? आंसर क्या है बच्चे? अगार अगार। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। एल्गिन कैरेगिन अलग है, वो मत बोल देना, अगार अगार। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है बेटा ब्रायोफाइट्स के बारे में। सबसे पहले आपको पता है ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स को समझने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी को देख लेते हैं। ब्रायोफाइट्स की स्टडी को कहते हैं ब्रायोलॉजी। एल्गी की स्टडी को क्या कहते हैं बताओ? सोचते हैं मैम पढ़ाती कम है, रिवाइज ज्यादा कराती हैं, बट ये आदत डाल लो बच्चे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
मैं खुद जनरली ऐसे ही पढ़ती हूँ। अगर मुझे कुछ पढ़ना होता है बेटा, सबसे पहले मैं रिवाइज करती हूँ, उसके बाद कुछ नया पढ़ती हूँ। तो जितनी जल्दी आप हैबिट डालोगे तो बहुत बेटर रहेगा, ठीक है। चलिए, तो स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स नोन एज ब्रायोलॉजी। ब्रायोलॉजी के फादर कौन है बेटा? हेडविग। आपको पता है जो ब्रायोलॉजी टर्म दी थी, ब्रायोफाइट जिसने बोला, वो कौन सा साइंटिस्ट थे आपके? रॉबर्ट ब्राउन। आपको मैं बता दूं, जो रॉबर्ट ब्राउन है, आप सेल बायो के अंदर भी ये पढ़ेंगे, ठीक है। साइटोलॉजी में, सेल बायो में भी आप ये टर्म देखेंगे रॉबर्ट ब्राउन, बट वहां पे जो टर्म होगी बच्चों, वो होगी BROWN। रॉबर्ट ब्राउन अगर BROWN है तो उन्होंने क्या दिया था? उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, ठीक है। लेकिन टर्म ब्रायोफाइट्स देने वाले साइंटिस्ट कौन थे? रॉबर्ट ब्राउन। एंड द मेन डिफरेंस इज अबाउट U, नॉट W। फेमस इंडियन ब्रायोलॉजिस्ट है बच्चे SR कश्यप, राम उदार और DC भारद्वाज। तो इनके नाम जनरली एम्स में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखे थे। CBSE के पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑल्दो आप सारा कवर कर लोगे, मुझे पता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। सबसे पहले आपको पता है कि इनको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इनको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम? आपको पता है कि एनिमल किंगडम में एम्फीबियंस कौन है? आपका फ्रॉग हो गया, आपका सैलमेंडर हो गया, एस्टोफिस हो गया, ये सब कौन है बच्चे? एम्फीबियंस है। लेकिन अगर क्वेश्चन आए आपसे कि एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कौन है, तो आप क्या बोलेंगे? ब्रायोफाइट, बिकॉज दीज प्लांट्स लिव इन सॉइल बट डिपेंड इन वाटर फॉर देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पक्का पूछेगा, ठीक है, गारंटीड, अगर इस चैप्टर में से पूछता है तो। और अगर आपका CBSE में भी ये क्वेश्चन काफी टाइम पूछा जा चुका है, तो इसको यहीं पे कर लेना। Bryophytes known as the amphibians of plant kingdom because these plants live in soil but depends on water for their sexual reproduction. Alright? चलिए नेक्स्ट आता है बेटा, aquatic होता है except mosses। ज्यादा डिफरेंशिएटेड बॉडी है एज कम्पेयर टू एल्गी, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर फॉर्म देखने को मिलती है, वहां पे तो कोई डिफरेंशिएशन था ही नहीं। एम्ब्रियोफाइटा है, अब एक टर्म है एम्ब्रियोफाइटा। अब बच्चे कंफ्यूज है कि एम्ब्रियोफाइटा क्या है, स्पर्मेटोफाइटा क्या है, ठीक है। एम्ब्रियोफाइटा मतलब होता है ऐसे प्लांट्स, फाइटा मतलब प्लांट्स, जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन करे। आपको पता है कि एल्गी के अंदर जब जायगोट बनता है बेटा, वहां पे जायगोटिक मियोसिस हो जाती है, जायगोटिक माइटोसिस नहीं होती। मियोसिस होने की वजह से वहां रिडक्शन डिवीजन हो जाएगा और वहां पे आपके स्पोर्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे मियोसिस नहीं होती जायगोटिक, यहाँ पे माइटोसिस होता है और दैट्स वाई यहाँ पे एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है। इसीलिए हम उसको किस में कंसिडर करते हैं? एम्ब्रियोफाइटा में। थैलॉइड प्लांट बॉडी मतलब थैलिस लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन ज्यादा डिफरेंशिएटेड है। रूट्स एब्सेंट होता है, रूट्स की जगह क्या होता है बच्चे? यहाँ पे राइजोम्स होते हैं, ठीक है। हालांकि डिपेंड करता है यूनिसेलुलर है मल्टी सेलुलर है, तो हम एक एक चीज देखेंगे, कहाँ पे यूनिसेलुलर राइजोम्स है, कहाँ पे मल्टी सेलुलर। नेक्स्ट आता है बेटा वेस्कुलर बंडल, जाइलम फ्लोएम यहाँ पे नहीं है। एक्वाटिक ब्रायोफाइट्स का कुछ एग्जाम्पल है, रियाला, रिक्सियोकार्पस, रिक्सियोफ्लूटेंस। सैप्रोफाइटिक के हैं बेटा बक्सबोमिया, क्रिप्टोथैलस, बहुत ही इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। एपीफाइटिक के हैं बेटा, ये जो आपको पूरा पैराग्राफ बड़े अच्छे से याद रखना है, कॉम्पिटिटिव पर्पस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। एपीफाइटिक कैसे हैं बच्चों? जो किसी सतह के ऊपर रहते हैं, फ्रुलिना। जीरोफाइटिक जो आपकी डिजर्ट वाली कंडीशन में रहता है, पॉलीट्राइकम और टोर्टुला। टोर्टुला डिजर्टरम बहुत ही अच्छा मोस है जो डिजर्ट्स में ही पाया जाता है, एक्सेप्शन भी है। लार्जेस्ट मोस कौन सा बेटा? डोसिनिया। और स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट कौन सा है? जोप्सिस, ठीक है। तो ये काफी अच्छी इंफॉर्मेशन गैदर करके यहाँ पे आपको दी गई है, आपको खाना परोस दिया है, ठीक है। अच्छा अच्छा पनीर, दाल मखनी, सब कुछ आपको परोस दिया, आपको क्या करना है बेटा? बस खाना है। तो सिमिलरली आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन गैदर करके यहाँ पे आपको शो की गई है। आपको क्या करना है? सारे नोट्स में कवर करना है और इनको लर्न करना है। चलिए नेक्स्ट चीज इंपॉर्टेंट लिखी हुई है, फर्स्ट रिकॉर्डेड ब्रायोफाइट। रिकॉर्डेड ब्रायोफाइट जो सबसे पहले रिकॉर्ड किया गया, जिसका फॉसिल मिला, वो कौन था? हेपेटोसाइट्स। इंपॉर्टेंट है बेटा, एम्स में आ चुका है क्वेश्चन, डायरेक्टली क्वेश्चन था, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं जो एंशिएंट, थोड़े से पुराने होते हैं, थोड़ी सी पुरानी इंफॉर्मेशन को शो करता है बट इंपॉर्टेंट है, तो आप इस चीज को नोटिस कीजिएगा यहाँ पर। नेक्स्ट होता है बेटा लोअर थैलॉइड ब्रायोफाइट।
लोअर थैलाइड ब्रायोफाइट्स का मतलब क्या होता है? ब्रायोफाइट्स में भी क्या बेटा डिस्टिंक्शंस है। आपने पढ़ा क्लोरोफाइसिए और रोडोफाइसिए, आपने देखा कॉम्प्लेक्सिटी लेवल किस में था? आपका रोडोफाइसी में था। लेकिन यहाँ पे जो ब्रायोफाइट्स है कुछ लोअर थैलाइड है, कुछ हायर थैलाइड है, मतलब कि किसी के अंदर बहुत कम डिफरेंशिएशन है, प्रॉपरली स्टेजेस शो ही नहीं हो रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं? लोअर थैलाइड गैमेटोफाइट। एग्जाम्पल है इसका लिवरवॉर्ट्स। हायर थैलाइड ब्रायोफाइट में फिर मोस आ जाते हैं, मोस ज्यादा एडवांस होते हैं, ठीक है, चाहे उनकी कोई भी कैरेक्टरिस्टिक हो, चाहे स्पोर्जियल वाली कैरेक्टरिस्टिक हो, फर्टिलाइजेशन वाले कैरेक्टरिस्टिक हो, ये ज्यादा एफिशिएंट है एज कम्पेयर टू लिवरवॉर्ट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया बेटा कि स्पोर डिस्पोजल करने वाली सबसे एफिशिएंट मैकेनिज्म किसके अंदर देखने को मिलती है? तो आंसर है बच्चे मोस। ठीक है, नेक्स्ट आता है दे नाइदर प्रोड्यूस फ्लावर नो सीड्स। अब ये जो इंपॉर्टेंट लाइन है ये समझने वाली है। आपको पता है क्रिप्टोगैमस और फिनेरोगैमस में से हम ब्रायोफाइट्स को क्रिप्टोगैमस में कंसीडर करते हैं। व्हाई? व्हाट द रीजन बिहाइंड दिस? बिकॉज एज वी नो दैट ये क्या करते हैं, ये फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ना ही ये सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। इनका क्या होता है बेटा? गेमेटोफिटिक स्टेज होती है, स्पोरोफिटिक स्टेज होती है, स्पोर्स बनते हैं, स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं। यहाँ पे आपको फ्लावर, सीड्स, पॉलिनेशन जैसी कैरेक्टरिस्टिक कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, तो इसीलिए हम इसको किस में कंसीडर करना है? क्रिप्टोगैमस में। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही कर रहे हैं हम लोग। अब आपको क्या करना है? गो थ्रू करो सारे के सारे को, ब्रायोफाइट्स तक सब कवर करके आना। कल से हम पढ़ेंगे लिवरवॉर्ट्स और मोसेस। थैंक यू बच्चे, और कोई भी प्रॉब्लम हो बेटा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिए ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकूं। ठीक है, और प्लीज हमारे वीडियो लेक्चर्स जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सबकी हेल्प हो सके। थैंक यू बच्चों।